नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है मेरे सहयोगी प्रतिमा, विपिन और करुणा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उद्धव गुट के संजय राउत ने दिया है विवादित बयान। औरंगजेब की सोच महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर रही है, कहा है संजय राउत ने। गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र पर औरंगजेब की सोच की चढ़ाई हो रही है। मोदी के पड़ोस वाले गांव में औरंगजेब का जन्म हुआ है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और औरंगजेब का जन्म गुजरात में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी हमलावर है शिवसेना पर, ये कहते हुए कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए हैं, नर्म पड़ गए हैं, अपने आदर्शों से हट गए हैं। अब शिवसेना की तरफ से ये पलटवार बीजेपी को घेरने के लिए, क्या इसी वजह से इस तरह की बात बोली गई है संजय राउत द्वारा? देखिए, संजय राउत रोजाना बयान देते हैं। संजय राउत हुकुमशाही, तानाशाही, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, लेकिन जिस तरह की शब्दावली आज उन्होंने इस्तेमाल की और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जन्म स्थान और गुजरात राज्य को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने की है, वो निश्चित तौर पर विवादास्पद श्रेणी में आता है और बीजेपी के नेता भी इस पर प्रत्युत्तर जरूर देंगे, क्योंकि इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में इस बात को कहा जा रहा है कि संजय राउत का यह बयान जो है वो तथ्यों से परे नहीं है और इस तरह के बयान को बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस मंच से महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में शिवसेना की संवाद रैली चल रही है और वहीं पर संजय राउत तो जब ये बयान दे रहे थे तो लोगों ने उनके इस बयान के बाद तालियां भी बजाई। तो जाहिर बात है कि इस तरह के बयान मन से इसीलिए दिए जाते हैं कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो तालियां बजाए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करे। लेकिन नेता जब इस तरह का बयान देते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति जो भी और वो भी ऐसा शख्स जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बातें कहना कहीं ना कहीं संजय राउत के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ा भी सकता है। वहां पर खुद उद्धव ठाकरे भी मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस तरह का बयान दिया गया है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस की शिकायत की है। बड़ी खबर बता दें, शक्ति और ईवीएम को लेकर ये शिकायत की गई है। गुमराह करने वाले बयान पर कार्रवाई हो, बीजेपी की ओर से मांग की गई है। राहुल के बयान से हिंदुओं की भावना आहत हुई है। Hindu धर्म में एक शब्द है, I read out the exact thing of what he said, and then we went and made a detailed presentation. Here you are insulting the sentiment of the Hindu community, and then what does it mean? Ma Durga, Durga Shakti. What is he talking about? If he had not said Hindu धर्म में ये है, he may have had some benefit of doubt, but he has gone straight into it, and he's insulted the religious sentiments of a lot of people. He's insulted Nari Shakti, Mahila Shashakti-karan. We are moving from women-centered development to women-led development. Here is the leader of a party talking this language. Shameful. तो बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी के दिए हुए बयानों को लेकर अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी कर दी गई। आमोद राय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आमोद, इस पूरे मामले पे अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इलेक्शन कमीशन से तो कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर लगातार कहती हुई आ रही है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता।
देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में इस तरह के बयानों का अर्थ निकाला जाता है और अर्थ से अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश की जाती है। बीजेपी के द्वारा जो आज चुनाव आयोग में शिकायत की गई, हरदीप सिंह पुरी खुद गए थे चुनाव आयोग और वहां पे पूरी बात बताई गई। उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से राहुल गांधी के इस बयान से हिंदू भावना को आहत पहुंचा है और जिस तरह से उन्होंने अपने रैली में शक्ति के से लड़ाई की बात कही, उसको लेकर हिंदू सेंटिमेंट काफी क्षति पहुंची है, उसको चोट पहुंचा है। लिहाजा राहुल गांधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बीजेपी की अपनी कोशिश है कि ये इस बात को जितना उछाला जाएगा तो निश्चित तौर पे जो हिंदू विरोधी एक छवि बनाने की कोशिश राहुल गांधी की हो सकती है इस बयान के जरिए, वो कोशिश करेगी। चुनाव है, चुनाव में ऐसे मुद्दों को लेकर छोटी सी बात को भी बड़ा बनाया जाता है और इसी कोशिश में बीजेपी आज चुनाव आयोग के दरवाजे गई थी और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जैसे चुनाव परवान चढ़ेगा, इसको लेकर बीजेपी और बड़ा मुद्दा बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आमोद राय बता रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने शिकायत कर दी है, लेकिन राहुल गांधी का वो बयान क्या था जिसको लेकर इतना हंगामा मचा, जरा सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत के रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं। स्टार्टअप में भारत तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है। सियासत में भी कई लोगों को लॉन्च किया जा रहा है। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम दूसरे पर चले जाते हैं। क्यों भाई, पीछे देर हो गई। और वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव घोषित हो चुका है, इसके बावजूद आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है। आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है।
और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पत्नी रंजीत रंजन अभी कांग्रेस की सांसद हैं। कल पप्पू और तेजस्वी यादव में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अब आज ये जानकारी सामने आई है कि पार्टी का विलय हो गया है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी समीकरण काफी तेजी से बदल रहे हैं। अब जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू यादव ने 2015 में जन अधिकार पार्टी बनाई थी। हालांकि बिहार में पप्पू यादव की पार्टी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। सीमांचल इलाके में पप्पू यादव अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। सीमांचल के ही सुपौल लोकसभा सीट से पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस से सांसद रही हैं। माना जा रहा है कि पप्पू यादव के कांग्रेस में आने के बाद मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटरिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जैसी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। ये सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, जहां कांग्रेस को अपने खोए हुए जनाधार की लंबे समय से तलाश है। ऐसे में पप्पू यादव इस बार के चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा दिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस में विलय के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने क्या कहा? उनकी तरफ से कहा गया है कि विचारधारा की लड़ाई है, वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ है। लॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। और अगली खबर भी बिहार से है, जहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जैसी लोकसभा सीट शामिल है। बिहार में 3 सीटों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय पर दावा कर रही है। महागठबंधन में खींचतान की वजह से कांग्रेस के 3 चेहरे बन रहे हैं। पहला कन्हैया कुमार और दूसरा तारिक अनवर और तीसरा पप्पू यादव। बेगूसराय लोकसभा सीट पर कांग्रेस जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है। कन्हैया कुमार यहां से 2019 में भी सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से मुंह की खानी पड़ी थी। उधर कटिहार लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में खींचतान लगातार बनी हुई है। कांग्रेस यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईसीसी के सदस्य तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल भी कटिहार से अपने पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को चुनाव मैदान में उतारने की मूड में है। साथ ही पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बन रही है। कांग्रेस यहां से पप्पू यादव को मैदान में उतारना चाह रही है। सोर्सेज से खबर यह भी है कि आरजेडी कांग्रेस को जहां 7 सीटें देने के लिए तैयार है, वहीं कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। बात उपेंद्र कुशवाहा करते हैं। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में राष्ट्रीय लोक मंच के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर दल ज्यादा शेयर चाहता है, लेकिन अब सब ठीक है। बिहार में एनडीए 40 सीटें जीतेगी। यहाँ कौन कौन पार्टी एनडीए में है और किनके हिस्से क्या क्या है, अब सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। इसके आधार पर चुनाव में जाना है। बाकी किसी एक व्यक्ति को लेकर अब कोई टीका टिप्पणी की जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। आपने ऐलान भी कर लिया, वहाँ अभी चीज़ें फाइनल नहीं हो पा रही हैं। इंडी गठबंधन में बहुत सारे पेचोखम हैं। पप्पू यादव आ गए, मुकेश सहनी आए या नहीं आए, तो बहुत सारे पेचोखम उधर हैं। उधर तैयारी चल ही रही है। देखिए, यहाँ तो लक्ष्य एक है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना है और इस लक्ष्य को लेकर हम सभी काम कर रहे हैं।
वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, वहाँ लक्ष्य है सब लोगों का अपना अपना स्वार्थ। तो जहाँ इतने स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है, वहाँ सिर्फ फुटबॉल की स्थिति सिर्फ आज नहीं, अंतिम क्षण तक रहेगी। इसलिए ऐसा वहाँ है। कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, उन लोगों को ही मालूम है कि चुनाव लड़ेंगे सिर्फ लड़ने के लिए, जीतने का तो कहीं दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। और हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। एलजेपी की बैठक में हाजीपुर पर ये बड़ा फैसला हुआ। पशुपति पारस के हाजीपुर से लड़ने पर बोले चिराग, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। आप हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर के लिए ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। इधर पशुपति पारस पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बयान। पशुपति पारस को फूटा हुआ कारतूस बताया उन्होंने। पशुपति पारस फ्यूज बल्ब है, ये सुनील सिंह की ओर से कहा गया। जो उनके साथ हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी के विश्वास पर किसी के साथ गद्दारी करके उस पार्टी में गए और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। उस तरह की इनके साथ लोगों ने कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग भी असेसमेंट किया होगा कि वोट किसके साथ है। और ऐसे भी आप जानते हैं ये लोग फूका हुआ कारतूस है। ये लोग समझे कि फ्यूज बल्ब लोग हैं। अब इनकी कोई अहमियत उनको नजर नहीं आ रही होगी, इसलिए इनको दूध की मच्छी की तरह इन्होंने फेंक दिया। वहीं बिहार के बाहुबली नेता अशोक महतो ने लोकसभा टिकट के लिए खरमास में शादी कर ली। अशोक की उम्र 62 साल है और पत्नी उनकी उनसे तकरीबन 16 साल छोटी है। चुनावी मौसम में बिहार की ये शादी सियासत वाली है। 62 साल के अशोक महतो ने 46 साल की अनीता के साथ फेरे लिए, सारी रस्में भी निभाई। दरअसल अशोक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको सजा भी हो चुकी है। वो 17 साल से जेल में थे। 10 दिसंबर 2030 को जेल से रिहा हुए थे। सजा की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए आनन फानन में 2 दिन के अंदर उन्होंने शादी की है ताकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी सांसद हैं, उन्हें फिर से जेडीयू टिकट दे सकती है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि ललन सिंह के सामने अशोक महतो की पत्नी अनीता हो सकती है। अनीता महतो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। शादी के बाद अशोक महतो अपनी पत्नी के साथ राबड़ी आवास भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां आशीर्वाद लेने आया था। आपको बता दें कि अशोक महतो के नाम कई नरसंहार दर्ज हैं। इनमें सबसे भयावह है अपसर नरसंहार। इस नरसंहार में 11 लोगों की जान चली गई थी। अशोक महतो पर ही वेब सीरीज खाकी दा बिहार चैप्टर बनी थी, जो काफी पसंद भी की गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण गांधी को लेकर सवाल किया गया। इस पर दोनों नेताओं ने क्या कहा, आप देखिए। वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य संपर्क में बताइए ना, इस पे क्या नहीं, हमारे कोई संपर्क नहीं, हमारे पे कोई संपर्क नहीं। आपसे सच तो बोलता ही हूँ। देखिए, हम लोगों का हमेशा युवाओं को बढ़ाने का रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब पहला चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे
हम तो चाहते हैं युवा आगे आए, और जहां युवा, जिस पार्टी में युवा की संख्या अधिक होती है वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। आज कांग्रेस पार्टी में दानिश अली भी शामिल हो गए। बीएसपी के पूर्व सांसद हैं दानिश अली और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दानिश अली को कांग्रेस पार्टी की आज सदस्यता दिलाई गई है। बीएसपी के पूर्व सांसद हैं दानिश अली और फिलहाल वो चाहते हैं कि उन्हें टिकट भी मिल जाए और इस वजह से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में ईडी के 9 समन के साथ साथ जल बोर्ड के एक समन के विरोध में याचिका दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी और केजरीवाल को अदालत ने क्या निर्देश दिए, ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से मिल रहे समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक समन का भी विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में जवाब दे ईडी। केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली है। ईडी के जवाब के 1 हफ्ते बाद केजरीवाल करें जवाब दाखिल। दिल्ली हाईकोर्ट 22 अप्रैल को करेगी अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने पूछा कि ईडी बताए कि केजरीवाल को आबकारी मामले में आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर, जिसके जवाब में अदालत ने केजरीवाल से पूछा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है। अदालत ने कहा कि ईडी पहली बार पेश होने पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। इस दौरान ईडी ने बताया कि इस मामले में अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 700 समन जारी किए जा चुके हैं। ईडी के मुताबिक इस मामले में अभी भी 10 से 12 लोग संदिग्ध हैं। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा हो चुका है। आज और कल में मुंबई में इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी एमवीए में बनी रहेगी या नहीं, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी सीट बंटवारे से पहले ही कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को मना नहीं पाई। महाविकास अघाड़ी के 4 सीटों का प्रस्ताव प्रकाश अंबेडकर को नहीं भाया। अब वंचित अघाड़ी 7 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी ने जो फॉर्मूला तय किया है उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 23, कांग्रेस को 15 और शरद पवार की एनसीपी को 6 सीटें और वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटें दी जाएंगी। अगर वीबीए साथ नहीं आती है तो ये 4 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। ऐसे हालात में उद्धव गुट को 23, कांग्रेस को 19 और शरद पवार गुट को 6 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र का क्या डिसाइड ही है। महाराष्ट्र कल शाम तक हो जाएगी। कल स्क्रीनिंग शाम को है सीएससी और सीएससी के बाद में डिक्लेयर हो जाएगी। हम बैठने वाले हैं और उसमें औपचारिक सीटों का घोषणा करेंगे। नाराज प्रकाश अंबेडकर को शिंदे गुट की शिवसेना ने एनडीए में आने का भी न्योता दे दिया है। बीजेपी की सोशल मीडिया पर चल रही तैयारियों के बीच कांग्रेस की ओर से एक एनिमेटेड वीडियो लॉन्च किया गया है। देखिए आप कांग्रेस के इस वीडियो के जरिए क्या संदेश देना चाहती है। जो कहते जाते हैं हम उनको बताते हैं कि 70 सालों में हम कांग्रेस वालों ने देश चलाया है, हिंदुस्तान को मजबूत बनाया है। आईआईटी संस्थानों में, राइट टू एजुकेशन में, टेलीकॉम क्रांति में, ग्रीन रेवोल्यूशन में, एम्स की सौगातों में, सेहत की बातों में, बिछती सड़कों में, रेल नेटवर्कों में, डैम में और जल में, भाखड़ा नांगल में, ग्रोथ इंडस्ट्रियल में, गरीबों को अधिकार दिलाया है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार ने आयुक्तों के चयन के तरीके को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने कहा कि ये दलील गलत है कि आयोग तभी स्वतंत्र होगा जब चयन समिति में जज हो। चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है।
केंद्र सरकार ने अपने जवाब में ये भी कहा कि सरकार के नए कानून में लाई गई व्यवस्था के तहत नियुक्ति की है, जो 3 सदस्यीय समिति ने की है। साथ ही सरकार ने कहा कि एडीआर की मांग आधारहीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नई व्यवस्था लाने को कहा था। बता दें कि अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को रिटायर हो गए थे। वहीं 8 मार्च को अरुण गोयल ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चुनाव आयुक्त के दोनों पद खाली हो गए थे। जिसके बाद 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्ति हुई। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए मोदी की अगुवाई वाली कमेटी बैठी और खाली आयुक्त के 2 पदों पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर सहमति दे दी गई। दरअसल चुनाव आयोग की चयन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से निपटने को तैयार मेटा गूगल ने खास तैयारियां की हैं। सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को चुनाव के मद्देनजर निर्देश जारी किए। लोकसभा चुनाव के दौरान एआई तकनीक का उपयोग राजनीतिक दल से लेकर तमाम सरकारी और स्वतंत्र एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से चुनाव प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को इससे निपटने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। आईटी क्षेत्र की शीर्ष कंपनी मेटा और सर्च इंजन गूगल ने सरकार को आश्वस्त किया है कि वो फेक चीजों को रोकने के लिए तैयार हैं। मेटा और गूगल ने 15 भारतीय भाषाओं में 11 स्वतंत्र फैक्ट चेक पार्टनर के साथ करार किया है। कंपनी इन्हें मेटा की कंटेंट लाइब्रेरी और एक्सेस देगी, ताकि एआई के खतरों से निपटा जा सके। भारत से जुड़े हुए इलेक्शन रूम तैयार होंगे, जो रियल टाइम में काम करेंगे। मेटा ने अपने विज्ञापन दाताओं को और डिजिटल मेथड से जुड़े हुए कंटेंट को पहले से घोषित करने के निर्देश दिए हैं। व्हाट्सएप की मैसेज की लिमिट पहले की तरह जारी रहेगी। व्हाट्सएप पर एआई से जुड़ी हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। मेटा फैक्ट चेक के खारिज किए हुए कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देगा। गूगल ने शक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। गूगल इलेक्शन से जुड़े हुए सारे विज्ञापनों को सार्वजनिक करेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 14 मार्च को ये पेपर लीक हुआ था और उसके बाद से लगातार सरकार से ये मांग की जा रही थी कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से निष्पक्ष तरीके से परीक्षा को कराया जाए। आखिरकार सरकार ने यह फैसला लिया और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। रुपेश, आखिरकार सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, अब जो अभ्यर्थी हैं उनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए, अभ्यर्थियों में खुशी है। वैसे अभ्यर्थी जो पढ़ाई जिन्होंने की थी, जिन्होंने परीक्षा दिया था और उनको उम्मीद थी कि उनका रिजल्ट जब आएगा तो एक अच्छी सूचना लेकर आएगी, लेकिन इस बीच में जब से उन लोगों ने सुना कि पेपर लीक हो गया था, कितने लड़कों को हजारीबाग ले जाया गया था, उनको उत्तर रटवाए गए थे, ऐसे में उनको ये अंदेशा था कि अगर रिजल्ट आए, अगर बीपीएससी जिस तरीके से अड़ा हुआ था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष टीम गठित किया था, जांच करके जांच रिपोर्ट सौंपकर पुख्ता सबूत बीपीएससी को सौंप दिया था कि पेपर लीक हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष भी लगातार उन सबूतों को लेकर के ये बीपीएससी को कह रहा है कि देखिए तमाम सबूत पक्के हैं, जो ये कह रहे हैं चीख चीख कर कि पेपर लीक हुआ है, पेपर का मिलान हुआ है, पेन ड्राइव में बगैर बार कोड के पेपर मौजूद था, तमाम सबूत ऐसे थे। लेकिन बीपीएससी को पता था कि उनके अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता है, लिहाजा वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने फेस सेविंग में आखिरकार सरकार ने इस पूरे मामले में जांच करवाया, जांच में बातें सही पाई गई और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदायूं मामले की। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। इस वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। बदायूं 2 बच्चों की मौत से बदहवास है। मंडी चौकी से आधा किलोमीटर दूर बाबा कॉलोनी में रहने वाले ठेकेदार विनोद सिंह के 2 बच्चों आयुष और आहान की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी साजिद मंगलवार की शाम 4:30 बजे दुकान बंद करके आया। उसने पत्नी के प्रसव के बहाने 5,000 रुपए उधार मांगे। 5,000 रुपए दे देगा तो 5,000 रुपए दिए। फिर बोले अच्छा बेटा, जब लाओ मैं चाय बनाती हूँ, तुम बेटा बैठ जाओ। तो बोले 2 घंटे को मैं ऊपर बैठ जाऊँ, बैठ जाओ। तब तक आयुष को ले गया वो। बताया ये भी जा रहा है कि साजिद ने दोनों बालकों की गर्दन छुरे से काटी और उस तरह से सीने और पेट में भी ताबड़तोड़ प्रहार किए।
छत पर बेटों का खून बहता रहा। इससे अनजान मां सुनीता पड़ोसी के सत्कार में चाय बना रही थी। कैसे कैसे काटे जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ, इसकी मम्मी गई आए बे यहीं से लौटे आई, अरे जाना नहीं, इसने मम्मी को बचा ली, तब भी वो कह रहा इधर आओ। साजिद और जावेद दोनों भाई हैं, ये बताया जा रहा है। TV9 ने साजिद और जावेद के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने शुरू किए तो जावेद का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। करीब 20 दिन से मायके में रह रही है साजिद की पत्नी सना से भी TV9 ने बात की। सना ने क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। बदायूं डबल मर्डर के आरोपी जावेद के इंस्टाग्राम से साजिद के साथ उसका ये वीडियो मिला है। वीडियो के बैकग्राउंड में लगे अल्फाज उनके खतरनाक इरादे जाहिर कर रहे हैं। बताया जाता है कि जावेद ने ही ये रील बनाई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अब इस सनसनीखेज डबल मर्डर से ये सवाल उठ रहे हैं कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची या किसी के उकसावे में जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जावेद की तलाश कर रही है, उसके घर पर दबिश भी दी, लेकिन वो हाथ नहीं आया है। इधर एनकाउंटर में मारे गए साजिद की पत्नी सना सामने आई। 8 दिन पहले साजिद से उसकी बात हुई थी। सना ने कहा कि उसके गर्भवती होने की बात भी झूठ है। जो पहली बार वो सुन नहीं। तो गर्भवती वाली बात आखिर कहाँ से आ रही है कि साजिद ने उनको जाकर के बोला कि पत्नी गर्भवती है, डिलीवरी होनी है, 5000 रुपए उधार मांगे उसने बच्चों ना। तुम्हारे सामने। अच्छा, आप गर्भवती नहीं हो ना। सवाल यह है कि आखिर विनोद और संगीता के बेटों की हत्या क्यों की गई। हत्या की ये वारदात दरअसल 2 संप्रदायों से जुड़ी है। इस वजह से तनाव बना हुआ है। परिजनों ने खून के बदले खून तक की मांग कर दी। हत्या की वारदात के बाद गुस्सा किस कदर भड़का है, ये बयान से समझा जा सकता है। हमारे 2 भैया के बच्चे थे, पहले वहाँ कार्रवाई करवा। उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो थाने ले जाते समय शेखपुर के जंगल के पास अचानक गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। बताया जाता है कि घेराबंदी करने पर उसने तमंचे से फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई भी घायल हुए हैं। उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है, उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उस आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा हुआ? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। और बदायूं एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी ने पुलिस और सरकार पर नाकामी छुपाने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? चाहिए सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो। न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्महत्या, फिर कैसे बताएं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और कहा कि जो कानून हाथ में लेगा बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मांग की है कि घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के
जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसके इनकाउंटर में मृत्यु। पूरी तरीके से स्तब्ध, दुखी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का वर्तसना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम। मुझे एक चीज जरूर कहनी इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली पुलिस ने 16 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया और इससे 18 मिनट में लीवर को अस्पताल तक पहुंचाया जा सका। रिपोर्ट आप देखिए। मरीज को जिंदगी देने के लिए जिंदा लिवर हवाई अड्डे से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया गया। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से द्वारका के अस्पताल तक 16 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिससे मात्र 18 मिनट में जिंदा लिवर अस्पताल पहुंच सका। द्वारका के हेल्थ केयर अस्पताल ने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया था कि ह्यूमन ऑर्गन 19 मार्च को दोपहर 1:30 बजे चंडीगढ़ से विमान के जरिए नई दिल्ली लाया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस को आईजीआई एयरपोर्ट से द्वारका तक कैडवरिक ऑर्गन यानी लिवर के लाने ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्देश दिया गया। ह्यूमन ऑर्गन को करीब 15 किलोग्राम वजन के एक सीलबंद बॉक्स में सुरक्षित करके लाया गया था। कैडवरिक ऑर्गन यानी लिवर ले जाने वाली एम्बुलेंस के तेज परिवहन के लिए कॉरिडोर पर करीब 35 ट्रैफिक स्टाफ तैनात किए गए थे। गौरतलब है कि 2023 में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 24 ग्रीन कॉरिडोर मुहैया कराए थे, जबकि इस वर्ष अब तक कुल 8 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। रंगभरी एकादशी के मौके पर मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर आज से रंगों की होली शुरू हुई। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मथुरा की होली देखने के लिए पहुंच रहे। रंगभरी एकादशी पर मथुरा नगरी होली के रंग में रंग गई। इसके साथ ही आज से होली की शुरुआत हो गई। मथुरा की होली में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। विदेशी श्रद्धालु भी मथुरा पहुंचे हैं। होली के रसिया गाते हुए भक्तों ने गुलाल उड़ाए और नृत्य किया। श्रद्धालुओं ने सेल्फी भी ली। मंदिर के सेवायतों ने जब रंगों की बौछार की तो मंदिर परिसर जयकारे से गूंज उठा। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हूँ।